Good morning, children. I am Muhammad Arif, your English teacher, and today we will keep continue the explanation of the chapter "A Truly Beautiful Mind from Beehive." Let's start. Para number 8. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. सन 1900 में जब उनकी उम्र 21 साल थी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुके थे और बेरोज़गार थे। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने सहायक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और उन्होंने प्राइवेट यानी व्यक्तिगत जो निजी होते हैं, कोई सरकारी नौकरी वाले नहीं होते हैं, ऐसे लेसन्स ऐसे ट्यूशन्स भी दिए और आखिरकार अंततः उन्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल गई। और वो क्या थी? 1902 में उन्हें पेटेंट बर्न शहर के अंदर जो पेटेंट ऑफिस था उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट यानी तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नौकरी मिल गई। पेटेंट ऑफिस डियर चिल्ड्रन क्या होता है? जहाँ पे लोग कोई नया फार्मूला ईजाद करते हैं, कोई उनकी नई इन्वेंशन होता है, नया आविष्कार होता है, कोई उनकी न्यू डिस्कवरी होती है, तो उसको उनके ही नाम से ओरिजिनली कि ये उन्होंने खोज की है, ये उनकी अपनी है, उस नाम से रिकॉर्ड कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, ताकि कोई और अपने नाम से उसे आगे न चला सके, न पब्लिश करा सके। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जिस दौरान अल्बर्ट आइंस्टाइन ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, दूसरे लोगों के आविष्कारों का जब वो आकलन कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, मतलब उसमें उसकी सार्थकता को परख रहे थे, देख रहे थे कि कहीं किसी का कॉपीड तो नहीं है, कहीं दो चीज़ें मैच तो नहीं कर रही हैं, वो सही है या नहीं है, ओरिजिनल है या कहीं से कॉपीड है, वगैरह वगैरह। तो आइंस्टाइन इसी दौरान असल में सीक्रेटली, चोरी छिपे, चुपचाप अपनी खुद के जो आइडियाज़ थे उनके फिज़िक्स को लेकर के उनको डेवलप कर रहे थे। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स। मतलब वो जो उनकी डेस्क ड्रॉर थी, टेबल थी, मेज़ थी, और मेज़ के अंदर जो एक ड्रॉर थी उनकी दराज थी, उस दराज को, यानी एक तो टेबल देखिए और टेबल का एक पार्ट होता है दराज, एक छोटी सी, उसको समझिए क्या कहते हैं उसको? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। कैसे? जोकिंगली, मजाक में। अब ब्यूरो का मतलब डियर चिल्ड्रन यहाँ पे आप देखिए, ब्यूरो का मतलब डिपार्टमेंट भी होता है जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक बड़ा पूरा विभाग होता है। ब्यूरो का मतलब टेबल भी होता है, मेज़, और ब्यूरो का मतलब सेंटर भी होता है, केंद्र। तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से अब अगर हम इसे यूँ कहते हैं कि थियोरेटिकल फिज़िक्स यानी जो सिद्धांतिक भौतिक ही है, फिज़िक्स है, उसका केंद्र अगर हम कह लें इसको, कि भाई मतलब वो अपने आप को अपनी तारीफ़ में कहते थे कि थियोरेटिकल फिज़िक्स का केंद्र है ये मेरी डेस्क ड्रॉर, जिसमें मैं जो है अपनी जो लिख के रखता हूँ, जो भी मेरे जो है दैट मीन्स टू से फिज़िक्स के जो आइडियाज़ थे जिनको वो डेवलप कर रहे थे। पैरा 9. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. यानी 1905 में जो प्रसिद्ध अखबार छपे थे, पेपर्स छपे थे, उसमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी एक दूसरे से परस्पर संबद्ध होने का सापेक्षता का जो सिद्धांत है, वो आइंस्टाइन का एक अलग ही आया था। अकॉर्डिंग टू विच, जिस सिद्धांत के अनुसार, जिसमें ये बताया गया था कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी जो टाइम और डिस्टेंस की, स्पेस की जो मेज़रमेंट थी वो एक्यूरेट यानी सटीक नहीं थी। इंडीड, वास्तव में, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey
if one of them has been moving very fast relative to the other। एक एक्सपेरिमेंट अगर किया जाए, दो घड़ियां हैं जो बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट एकदम सही टाइम दे रही हैं, अब उनको ट्रैवलिंग कराई जाए और बस में, ट्रेन में, कहीं में भी कैसे भी ट्रैवलिंग कराई जाए, और उनमें से एक घड़ी जो है वो बहुत तेज़ फास्ट ट्रैवल करे, और फास्ट ट्रैवलिंग कराने के बाद जब कुछ समय के पश्चात उन दोनों घड़ियों को फिर से एक साथ वापस लाया जाएगा, तो ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। तो वो दोनों घड़ियाँ एक जैसा टाइम नहीं देंगे। एक्यूरेट, परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, यानी वो लगातार सेम वही टाइम जो परफेक्टली एक्यूरेट टाइम वो दे रही थी वो नहीं देंगी, यानी उनके ट्रैवल करने से और उनकी स्पीड से उस पर फ़र्क पड़ा है उनके टाइम देने पे। तो फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो इससे दुनिया का जो सबसे अधिक मशहूर फार्मूला है, जिसमें जो मास और एनर्जी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बताया गया है, वो है E=mc²। डियर चिल्ड्रन, E फॉर एनर्जी होता है, M फॉर मास होता है, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट होता है। वैसे तो आपके साइंस के टीचर ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत मैं भी आपको बता देता हूँ। इसमें E=mc², यानी अगर किसी चीज़ में जो है उसका मास लूज़ होता है, मास कम होता है, तो एक बड़ी तादाद में एनर्जी रिलीज़ होती है, और अगर उसका मास बढ़ता है तो भी उसकी एनर्जी पे फ़र्क पड़ता है। अब इसका सीधा सीधा रिलेशन जो है सन और अर्थ के ऊपर लगाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि सन का मास घट रहा है, और मास घट रहा है तो एनर्जी बड़ी तादाद में, बड़ी भारी तादाद में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और उसकी जो एनर्जी है जब वो अर्थ पे आती है तो अर्थ उसको एब्ज़ॉर्ब कर रही है, और जब अर्थ एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर रही है तो उसका मास जो है अर्थ का बढ़ता चला जा रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने शब्दों में परस्पर संबंध को, रिलेटिविटी को कुछ इस तरह से बताते हैं। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That is relativity। यानी कंडीशंस का और सिचुएशंस का, हालात का जो फ़र्क पड़ता है उसको ऐसे बताया कि अगर आप किसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं तो आपको जो उसके साथ 2 घंटे बिताते हैं, उसके साथ बिताए गए 2 घंटे भी आपको 2 मिनट के समान लगते हैं। लेकिन अगर आपको गर्म जलते हुए स्टोव पे या चूल्हे पे बैठा दिया जाए तो आपको 2 मिनट भी 2 घंटों के समान लगते हैं। दैट इज़ रिलेटिविटी, यही रिलेटिविटी है। पैरा 10। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। जिस दौरान आइंस्टाइन भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स की जो मुश्किल समस्याएं थी, जो जटिल समस्याएं थी, उनको सॉल्व कर रहे थे, उनका हल निकाल रहे थे, उनका जो निजी जीवन था वो बिखर रहा था, अनरावलिंग, बिखर रहा था। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies। अल्बर्ट अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के साथ ही मिलेवा मारिक से शादी कर लेना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माताजी इसके विरोध में थी। शी थॉट मिलेवा, who was 3 years older than her son, was too old for him। उनका सोचना, उसकी मदर का ये था कि मिलेवा उसके बेटे से जो 3 साल बड़ी थी वो उम्र में उपयुक्त नहीं थी, शादी के लिए उससे बूढ़ी थी, यानी ज़्यादा बड़ी उम्र की थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और उन्हें मिलेवा की बुद्धिमानी से भी ज़्यादा चिंता थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारी ही तरह एक किताब है। शी इज़ अ बुक लाइक यू मतलब उसके अंदर भी बहुत गहराई है और अंदर बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं जो ज़ाहिर नहीं होती हैं या आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। हिज मदर से आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, यानी आइंस्टाइन ने उस समय शादी को टाल दिया। पैरा 11। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स, और आखिर में
दोनों ने 1903 में जनवरी 1903 में शादी कर ली और उनको 2 बेटे भी हो गए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन कुछ ही सालों के बाद उनकी शादी लड़खड़ा गई। मिलेवा मीनवाइल was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife। इसी दौरान मिलेवा, जो उसे ये लग रहा था कि वो अपनी जो बुद्धिमानी है और उसकी जो महत्वाकांक्षा है उस सब को लूज़ कर रही थी, खो रही थी। बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और क्या बनती जा रही थी, यानी एक घरेलू स्त्री बनती जा रही थी और इससे वो नाखुश थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, सालों तक लगातार लड़ाई झगड़े होते रहने के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919। जोड़े ने 1919 में तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्जा द सेम ईयर, और इसी साल आइंस्टाइन ने अपनी चचेरी बहन एल्जा से शादी कर ली।